अभी तक हमने जो भी अपवर्तन पढ़ा है प्रकाश का, वो समतल पृष्ठों के द्वारा पढ़ा गया है। चाहे वो स्लैब पढ़ी हो आपने तो भी उसमें समतल पृष्ठ थे, और अगर आपने प्रिज्म पढ़ा है तो भी उसमें समतल पृष्ठ थे। भले ही स्लैब में दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे के समांतर थे और प्रिज्म में समतल पृष्ठ एक दूसरे से कुछ एंगल बनाते हुए थे। तो क्योंकि अपवर्तन समतल पृष्ठों के द्वारा हम लोग स्टडी कर चुके हैं, आज हम लोग जो अपवर्तन पढ़ने चल रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। वक्राकार जो पृष्ठ होंगे उनके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा और उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये हमको स्टडी करना है। जो कर्व्ड सरफेस होगी वो आपकी सिलिंड्रिकल भी हो सकती है, ग्लास की, जैसे अभी आपने प्लेन सरफेसेस पढ़ी है, अब वही सरफेस प्लेन नहीं हुआ करेगी, थोड़ी सी कर्व्ड होगी, घूमी हुई होगी, ऐसे वो थोड़ा सा उभरी हुई भी हो सकती है और थोड़ा सा ऐसे दबी हुई भी हो सकती है। ऐसी सरफेस को हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। अब जैसे कि मैंने बोला कि कर्व्ड सरफेस आपकी बेलनाकार भी हो सकती है, सिलिंड्रिकल, और कर्व्ड सरफेस आपकी गोलाकार भी हो सकती है। बेलनाकार और गोलाकार सरफेस में क्या फर्क है? देखिए, बेलनाकार जो कर्व्ड सरफेस होती है और जो गोलाकार कर्व्ड सरफेस होती है उसमें एक डिफरेंस ये होता है, मैं आपको बताऊं। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये बेलनाकार सरफेस है, ठीक है। ये बेलनाकार सरफेस में जो कर्व होता है वो ऐसे, आप लेफ्ट से राइट जाइए या राइट से लेफ्ट आइए, कर्व मिलेगा आपको। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे, कोई कर्व नहीं, बिल्कुल सीधा, कोई ऐसा मोड़ नहीं मिलेगा आपको। तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस होती है। जो गोलाकार सरफेस होती है, स्फेरिकल सरफेस, इस तरीके की होती है। इसमें आप लेफ्ट से राइट जाइए तो भी कर्व, राइट से लेफ्ट आइए तो भी कर्व, ऊपर से नीचे जाइए तो भी कर्व, नीचे से ऊपर आइए तो भी कर्व, ऐसे भी कर्व, ऐसे भी कर्व, आप किसी भी दिशा में चलिए कर्व होता ही होता है उस पे। तो कर्व्ड सरफेस सिलिंड्रिकल भी हो सकती है और कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल भी हो सकती है। सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेस में और स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस में क्या डिफरेंस है हमने आपको बताया। हम कौन से सरफेस को स्टडी करेंगे, सिलिंड्रिकल लेंगे या हम स्फेरिकल? तो आंसर है हम सबसे रेगुलर शेप को स्टडी करेंगे, जिसमें हम किधर से भी चलें हमको कर्व्ड मिले ही। ऐसी एक सरफेस स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस ही हो सकती है। इस स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस में कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ विशेषताएं रहती हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें आपको पहले समझना है, उसके बाद ही हम उससे रिफ्रैक्शन स्टडी कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक स्फेरिकल सरफेस बना ली। ये जो स्फेरिकल सरफेस आप बनाई है हमने, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सरफेस यहाँ पर बनी हुई है, ये वो चीज़ है, ये सॉलिड है, अंदर तक ग्लास इसमें भरा हुआ है। आप इसको फुटबॉल या ग्लोब या बॉल के तरीके से खोखली बॉल आप मत सोचिएगा, ये बिल्कुल सॉलिड है। जैसे कंचा होता है खेलने का, कंचा आप खेलते तो वो छोटे साइज पे होता है और अंदर तक ग्लास उसमें रहता है, खोखला नहीं रहता वो। वैसा ही कंचा आप सोचोगे ना बड़े साइज का ये बनाया हुआ है, तो अंदर तक ग्लास है, इस पे अंदर से खोखला नहीं है। ये इस प्रकार की ये सरफेस है। इस पे आप देखते हैं, अगर ये एक कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका अपना एक कहीं ना कहीं बीच में सेंटर रहता है यहाँ पर, ठीक है। ये इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर है। हर कर्व्ड सरफेस में, जैसे कि मैंने बोला, कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे मैं अगर कर्व्ड सरफेस बनाता हूं, एक कर्व्ड सरफेस मैंने बनाया ऐसा, एक कर्व्ड सरफेस बनाया ऐसा, एक कर्व्ड सरफेस बनाया हमने ऐसा, इस तरह से। मान लिया ये वाली सरफेस ए है, ये वाली सरफेस बी है और ये वाली सरफेस सी है। तीन की तीनों कर्व्ड सरफेस में क्या डिफरेंस है, थोड़ा देखने की कोशिश करिए। डिफरेंस ये है, इसमें आप देखिए, जब हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो जब काफी दूर चलते हैं तब जाके इसमें घुमाव आता है। देखिए, इसमें इतना सा घुमाव है, इसमें इतना मोड़ है,
थोड़ा इसकी अपेक्षा ज्यादा घुमाव है, और अंदर वाली जो ए सरफेस है उसमें और ज्यादा घुमाव है, मोड़ है। आप देख सकते हैं, अगर एक पॉइंट यहां लें और यहां पर एक टेंजेंट हम खींचें, फिर एक पॉइंट यहां पर लें और यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, दोनों के बीच ये कुछ एंगल बनता है। लेकिन इस सरफेस पे अगर हम यहां पर एक टेंजेंट लें, यहां पर हमने एक पॉइंट लेके टेंजेंट बनाई और यहां पर एक पॉइंट लिया, टेंजेंट बनाई, यहां पर भी कुछ एंगल बनता है। आप देख रहे हैं ये दोनों एंगल अगर मान ले सेम है, अगर मान ले कि ये दोनों एंगल सेम है, तो ध्यान से देखिए, इतना एंगल बनाने के लिए इस वाली सरफेस पे इतनी दूर चलना पड़ा है आपको, और इतना ही एंगल बनाने के लिए इस वाली सरफेस पे बस इतनी सी दूर केवल चलना पड़ा, उतना बड़ा एंगल बन गया। तो इन सरफेस में क्या डिफरेंस है दोनों में? तो आंसर है जिसमें काफी दूर चलने के बाद मोड़ मिले, और एक सरफेस ऐसे जिसमें थोड़ा सा ही चले तो हमको एंगल मिल जाता है उतना बड़ा। तो इन दोनों सरफेस में डिफरेंस ये है कि हम बोलेंगे कि इसका कम है और इसका ज्यादा है। क्या चीज? तो आंसर है कर्वेचर। एक शब्द है जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर। हिंदी में हम उसको बोलते हैं वक्रता। कर्वेचर को हिंदी में क्या बोला जाएगा? वक्रता। तो इस वाली सरफेस का कर्वेचर कैसा है? इस वाली सरफेस का कर्वेचर कम है, लेस कर्वेचर, और इस वाली सरफेस का कर्वेचर ज्यादा है, मोर कर्वेचर है इसका। समझ में आया? तो ये चीज दोनों का फर्क है। तो जो जितनी ज्यादा घूमी हुई होगी, जो जितनी ज्यादा मुड़ी हुई सरफेस होगी, उसका ज्यादा हुआ करेगा। क्या चीज ज्यादा हुआ करेगा? कर्वेचर ज्यादा हुआ करेगा, जिसे हम हिंदी में क्या बोला करेंगे? वक्रता ज्यादा हुआ करेगी। और जो जितना कम घूमी हुआ करेगी उसका कर्वेचर कम होगा। ठीक, अच्छा, अब तो इन ए, बी और सी में से विच सरफेस हैज मोर कर्वेचर? आंसर है सरफेस ए हैज मोर कर्वेचर। ए का कर्वेचर कैसा है? ज्यादा, और सी का कर्वेचर कैसा है? कम। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज देखिए। आप देख रहे हैं कि ये ऐसा घूमे हुए हैं, और अगर हम इनको पूरा करें तो इनको पूरा करने से जरूर हमको स्फीयर मिलेगा, गोला मिलेगा। अगर मैं इसको ऐसा पूरा कर दूं तो इससे हमको एक स्फीयर मिल जाएगा। अगर हम इसको ऐसा पूरा कर दें, एक स्फीयर इससे मिल जाएगा। अगर हम इसको पूरा कर दें तो एक स्फीयर हमको इससे मिल जाएगा। समझ रहे हैं? अब इस वाले स्फीयर का सेंटर यहां पर है, इस वाले स्फीयर का सेंटर यहां पड़ेगा कहीं पर, इस वाले स्फीयर का सेंटर यहां कहीं पर पड़ जाएगा। ठीक है, ये किसका सेंटर है? ए का सेंटर है, ये बी का सेंटर है, और ये सी का सेंटर है। सेंटर ऑफ ए, सेंटर ऑफ बी, सेंटर ऑफ सी। अगर ये सेंटर है तो उनके रेडियस कहां है? आंसर है दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ए। जो हमने ये सरफेस ली है, सरफेस ए का ये क्या है? रेडियस। ठीक है, सरफेस बी का सेंटर ये है, तो ये सरफेस बी की रेडियस है। सरफेस सी का सेंटर ये है, तो ये सरफेस सी की रेडियस है। अब आप बता सकते हैं किसका रेडियस कम है और किसका रेडियस ज्यादा है। ए और सी दोनों में कंपेयर करिए, और प्लीज मुझे बताइए कि किसका रेडियस कम है और किसका ज्यादा है। ए का रेडियस बताइए, कम है, और सी का रेडियस ज्यादा है। जबकि कर्वेचर किसका ज्यादा था? ए का। तो ए का कर्वेचर ज्यादा पर रेडियस, अब हमको एक बात समझ में आ गई। और सी का कर्वेचर कैसा है? कम पर रेडियस कैसी है? नाउ वी कम टू नो कि जिस सरफेस का कर्वेचर ज्यादा होगा उसका रेडियस कैसी होगी? कम, और जिस सरफेस का कर्वेचर कम होगा उसकी रेडियस कैसी होगी? बड़ी। और इस रेडियस को भी ना हमने रेडियस नहीं बोला, इसके साथ एक एडजेक्टिव लगा दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहां पर जो आर आप देख रहे हैं, ये आर,
आर के साथ ए लगा है तो ए की रेडियस है, बी लगा है तो बी की है, सी लगा है तो सी की है। बट व्हाट इज आर इन दिस सिचुएशन? आर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब वक्रता त्रिज्या, समझ जाएंगे आप? ओके। और यहां पर हमने क्या देखा? कर्वेचर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के उल्टा रहता है। इसका कर्वेचर ज्यादा है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी है? कम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो वक्रता होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब किसी भी सरफेस की वक्रता, किसी भी सरफेस की जो वक्रता होगी वो वक्रता त्रिज्या के उल्टा रहती है। जिस सरफेस की वक्रता त्रिज्या ज्यादा उसकी वक्रता कम होगी, और जिस सरफेस की वक्रता त्रिज्या कम उसकी वक्रता कैसी होगी? ज्यादा होगी। एक चीज तो ये आपको याद रखना है कि वक्रता किसको बोलेंगे और वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे। फिर से आ जाते हैं, ये वही कंचा है, ग्लास अंदर तक इसमें भरा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, खोखला नहीं है, बिल्कुल ठोस है, सॉलिड है। अब अगर मैं इसमें से इतना पोर्शन में इसका काट लेता हूं, इतना हिस्सा अगर मैं इसका काट लेता हूं, तो यहां पर जो चीज आपको दिखती है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये चीज आप देखिए, ये एक कर्व्ड सरफेस है। अगर मैं इसको काट के अलग भी कर दूं तो भी आप देख सकते हैं ये वाली सरफेस एक कर्व्ड सरफेस है। अब आप सोचेंगे इसमें प्लेन सरफेस भी तो है, बात आप सही कह रहे हैं कि इसमें प्लेन सरफेस भी है। इधर कौन सी सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। इधर की तरफ कौन सी सरफेस है? प्लेन सरफेस। लेकिन हमें अब अपनी स्टडी पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस पर रखनी है। प्लेन सरफेसेस वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अब तक हम उसको क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अभी तक हम प्लेन सरफेस ही तो पढ़ रहे थे, तो प्लेन सरफेस पर हमको अपनी पढ़ाई नहीं करनी अभी। अब हमें अपनी पढ़ाई कर्व्ड सरफेस पर करनी है। तो जब आप कर्व्ड सरफेस को देखोगे, और देखो यहां पूरा ग्लास भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि ग्लास भरा नहीं है। कंचे को आप बीच में से फोड़ दीजिए, काट दीजिए, आपको कैसा दिखता है? वो चीज है ये इसका साइड व्यू है। अगर मैं, जैसा कि ये बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ही तो बना होगा, और यहां पूरा क्या भरा होगा? कांच भरा होगा। अगर मैं इसको ऐसे आपको दिखाऊंगा सामने से, फ्रंट व्यू अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो फ्रंट व्यू केवल आपको सामने से बस ऐसा दिखेगा, बीच में से केवल ऐसा थोड़ा उभरा हुआ रहेगा आगे की तरफ, ये पोर्शन दिखेगा ना आपको, तो ये आगे की तरफ उभरा हुआ रहेगा, और पीछे साइड इसके क्या रहेगा? प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस मैंने बताया कि अब हमको नहीं पढ़ना है, हम स्लैब में और प्रिज्म में प्लेन सरफेस को ही स्टडी कर रहे थे। ये सामने से देखने पर आपको ऐसा मिलेगा। ये आप, हाँ एक चीज और, ये जो इन सरफेसेस के सेंटर है ना, इनका भी हमने नाम रखा, क्योंकि ये केंद्र है इसलिए हमने इसका नाम रखा वक्रता केंद्र। क्या नाम रख दिया? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सी आप यहां देख रहे हैं, ये सी बना हुआ, ये सब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब वक्रता केंद्र। तो वक्रता, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र। सरफेस का जो सेंटर होगा वो वक्रता केंद्र, कम घुमाव है कि ज्यादा घुमाव है ये वक्रता कहलाएगी। सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस जो होगा वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। तो ये जो चीज यहां पर बनी, ये जो बची हुई है, यहां पर भी तो पूरा ऐसा ग्लास भरा हुआ है, क्या इसको आप कर्व्ड सरफेस नहीं बोल सकते? आंसर है बेशक यार, बोल सकते हो। इधर की तरफ प्लेन सरफेस है, बट दिस इज द कर्व सरफेस, तो आप इसको भी बोल सकते हो। समझ रहे हैं? और हम केवल उस सरफेस को कंसीडर करेंगे जिस सरफेस पर हम लाइट को डालेंगे। कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्ट रखा होगा
वहां से प्रकाश किरण को ले जाकर उस पे डालेंगे सरफेस पर, तो हमारी काम की केवल वो सरफेस है जहां पर जाकर वस्तु से किरणें चलेंगी और उस सरफेस पर पड़ेंगी। तो हम किरणें हमेशा कर्व सरफेस पर ही डालेंगे, आप चाहे जैसा रखिए। समझ रहे हैं? तो अगर हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे ही हमने रे डाल दी, तो ये रे कहां पर पड़ गई? जाकर के कर्व सरफेस पर पड़ गई। ठीक है, अगर हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, यहां से हमने एक रे डाल दी है, तो भी कोई गलती नहीं है, तब भी तो प्रकाश की किरण कर्व सरफेस पर पड़ रही है। समझ रहे? तो हमें हमारी वो वाली सरफेस कर्व जरूर होनी चाहिए जिस पर हम प्रकाश किरण को डालते हैं। और देखिए, इसमें से अगर इतना और इतना पोर्शन हम हटा देते हैं बाई चांस, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमने हटा भी दिया, तो क्या अभी भी आप इसको कर्व्ड सरफेस मानोगे? आंसर इज यस, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारी जो इंसिडेंस रे जा रही है वो अभी भी कर्व्ड सरफेस पर पड़ रही है, और उस कर्व्ड सरफेस के इधर की तरफ क्या है? इधर की तरफ ग्लास है, एक दूसरा मीडियम है, तो अभी भी एक कर्व्ड सरफेस है, नो प्रॉब्लम। इसके कट जाने से हमारी सरफेस कर्व्ड है या कर्व्ड नहीं है, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ आया? तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। और एक छोटी मोटी चीजें, जैसे ये इसका सेंटर यहां पर था, पहले ये पूरा गोला था, तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर था, इसका नाम क्या रखा हमने? वक्रता केंद्र। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने यहां पर ऐसा मिला दिया है तो ये क्या चीज है? वक्रता त्रिज्या। यहां पर अगर हमने ऐसा मिला दिया है तो ये क्या चीज है? ये वक्रता त्रिज्या है कि नहीं है? सोच लो, पक्का? अच्छा, अगर मैंने सीधे ऐसे मिला दिया तो ये वक्रता त्रिज्या है कि नहीं है? है। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझ लो कि वक्रता केंद्र से किसी भी कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वहां से आप उसकी सरफेस को कहीं पर भी मिला दोगे, उस लाइन को क्या बोला जाएगा? वक्रता त्रिज्या। ओके। अब और एक चीज, अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, स्पर्श रेखा अगर हम खींच देते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये एंगल कितने का बनेगा? पक्का मालूम है ये आपको कि अगर एक स्फीयर है और उसके सेंटर से हम इसको मिलाते हैं, सो दिस इज रेडियस, और अगर हम इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये एंगल कितने का आएगा? 90 डिग्री। यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या ये एंगल भी 90 का होगा, या 90 से कम होगा या ज्यादा होगा? 90 का ही होगा, बिकॉज दिस इज अगेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। समझ आ रहा है आपको? सो अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री, मीन्स रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा? यहां पर एंगल कैसा बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, जब आप इतना सीख गए तो यहां से एक बड़ी अच्छी चीज आपको सीखने का मौका मिलता है। सीखने का मौका यह मिलता है बेटा कि आप सेंटर से किसी भी सरफेस का सेंटर, उसके सेंटर से सरफेस पर आप कहीं पर भी मिला दीजिए, सरफेस के साथ वो लाइन कितने का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमें कन्वीनियंस क्या मिला? आप जानते हैं, हमें कन्वीनियंस ये मिला, हमने आपको बोला कि देखो ये एक पॉइंट है और मुझे इस पॉइंट पर अभिलंब चाहिए, नॉर्मल। सरफेस पर अभिलंब का मतलब तो समझते हैं आप? अभिलंब एक ऐसी लाइन जो सरफेस पर कितने एंगल बनाए? 90 डिग्री एंगल बनाए। तो अगर कहीं पर एक स्फेरिकल सरफेस बनी हुई है और मैंने आपको बोला कि बेटा मुझे इस जगह पर एक अभिलंब बनाना है, तो अभिलंब बना के बताओ, तो हमें तुरंत याद आया कि सरफेस पर किसी पॉइंट पर अगर अभिलंब बनाना है तो सेंटर से मिला दो उसको, क्योंकि सेंटर से जब मिलाते हैं सरफेस पर नॉर्मल ही बनता है आकर के। तो हम सेंटर से इसको मिला देंगे और बोल देंगे कि लीजिए ये नॉर्मल तैयार है। तो आज की बात एक चीज और याद रख लेना है, कोई भी स्फेरिकल सरफेस होगी एंड इफ एनीवन आस्क यू दैट प्लीज ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट,
इस बिंदु पर एक अभिलंब बनाइए। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, उस पॉइंट को सीधे सीधे कहां से मिला देना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इधर की तरफ है तो इधर, उधर की तरफ है तो उधर। तो वह गोलीय कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, कोई भी गोलाकार पृष्ठ है, उसके किसी भी बिंदु पर नॉर्मल कैसे बनाना है, सरफेस के उस पॉइंट को क्या करना है, उसके उसी सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देना है। याद रहेगा आपको? तो हम कभी भी आपसे पूछेंगे, आप हमको बताया करेंगे, ठीक है। अब इस आधार पर आप जानते हैं, हम चाहें, ये हमको एक सरफेस मिल गई, इसको हमने ऐसा काट दिया, देख रहे हैं, और ये वाला हिस्सा भी हटा दिया। अब आपको ये ऐसी दिख रही है, ये कैसा है नहीं हमको फर्क पड़ता। बाई चांस अगर हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया है तो ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है अभी भी तो ये कर्व सरफेस पर ही जा रही है। अब कौन सी प्लेन हो गई है, अभी भी कर्व सरफेस पर जा रही है। तो हमको एक बात समझ में आने लगी, और इसके भी इधर पूरे में क्या भरा हुआ है, इसके भी इधर पूरे में ग्लास ही भरा हुआ है। अब हमको एक बात समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी, इसका मतलब जो कर्व्ड सरफेसेस है वो दो तरह की हो सकती है। कर्व्ड सरफेस हमारी ऐसी भी हो सकती है जिसमें हम इधर से रे डालेंगे, और कर्व्ड सरफेस ऐसी भी हो सकती है जिसमें हम इधर से रे डालेंगे। अंदर की ओर दबी हो सकती है और थोड़ा सा उभार भी हो सकता है। इस पे इस बेसिस पर हमने ना कर्व्ड सरफेसेस के नॉमिनेशन कर दिए, नॉमेनक्लेचर उनके कर दिए। नॉमेनक्लेचर हमने ऐसा कर दिया कि ये जो सरफेस ऐसी बनी हुआ करेगी जिसमें ऐसा होगा, और इधर से जिसमें हम रे डालेंगे ये वाली सरफेस का हम नाम रखेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ। इसका नाम क्या रखेंगे, उत्तल गोलीय पृष्ठ। कॉन्वेक्स सरफेस इसको कहा करेंगे, कॉन्वेक्स, समझ रहे हैं। और अगर कोई सरफेस ऐसी है जिसमें ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है और यहां से रे ऐसे डाल रहे हैं, तो इस टाइप की जो सरफेस होगी इसको हम बोला करेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ। देखो बउआ, गोलीय पृष्ठ तो बेटा सारे है ना, दोनों है, गोलीय पृष्ठ तो दोनों है, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ, और इसका नाम क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ। अंग्रेजी में इसे कॉनकेव सरफेस कहा जाता है। इनकी खास बात क्या है, बहुत आसान है यार। अब देखो, अगर आप यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, देन यू विल गेट दैट दिस सरफेस इज बल्ज्ड एट द सेंटर एंड प्रेस्ड एट द कॉर्नर। साइड में किनारे किनारों पर ये कैसी नजर आएगी, दबी हुई, और बीच में कैसी नजर आएगी, जैसे ये निकली हुई है बाहर की तरफ, बल्ज नजर आएगी आपको। और अगर इस पे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे कैसे, तो ये सरफेस का क्या होगा, ये बीच में आपको प्रेस्ड नजर आएगी और साइड में कैसी आएगी, दबी, उभरी हुई। सो दिस सरफेस इज बल्ज्ड एट द सेंटर एंड प्रेस्ड एट द कॉर्नर। किनारों पर कैसी होगी, दबी हुई, और बीच में कैसी होगी, उभरी हुई। इस सरफेस के बारे में बताइए, बीच में कैसी होगी, दबी हुई, और किनारों पर, तो अगर कोई सरफेस बीच में उभरी है, किनारों पर दबी हुई है, तो ऐसे सरफेस का नाम बताइए। बीच में उभरी हुई है, किनारों पर दबी हुई है, ऐसे सरफेस का नाम बताइए, उत्तल गोलीय पृष्ठ, ठीक है। और अगर एक सरफेस ऐसी है जो बीच में दबी हुई है और किनारों पर उभरी हुई है, ऐसी सरफेस का नाम बताइए, अवतल गोलीय पृष्ठ। समझ आ गया आप सभी को, नहीं समझ में आया, आ गया, आप झूठ बोल रहे हैं, आ गया है। अगर आ गया है तो प्लीज मुझे बताइए विच टाइप ऑफ सरफेस दिस इज, उत्तल गोलीय पृष्ठ। वेरी गुड। कैन यू टेल मी किस प्रकार की सरफेस है ये,
आपने तो हमको उत्तल बताया था। तो अगर मैं केवल एक ऐसी लाइन बना देता हूं, देन कंफ्यूज मत होइए। वेरी फर्स्ट यू शुड इंक्वायर कि इसका डेंसर मीडियम किधर की तरफ है। सबसे पहले आपको क्या पूछना चाहिए, क्या पता लगाना, इंक्वायरी करनी चाहिए। सबसे पहले किस चीज की इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसका सघन माध्यम किधर है। अब आपने इसको उत्तल बोला और मैंने इसका सघन माध्यम इधर कर दिया, अब आप फंस ही गए, है कि नहीं। तो कौन सी सरफेस है, बोलो ये कौन सी है। हाँ, समझ आ रहे हैं अब आपको। ओके, मैंने एक सरफेस ऐसी बना दी, क्या आप बता सकते हैं ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है कि अवतल गोलीय पृष्ठ है। आंसर इज नो, यू कांट टेल अबाउट इट। आप बता ही नहीं सकते इसके बारे में। कब बता पाओगे, पहले ये बताया जाए कि इसका सघन माध्यम किधर है। अगर मैंने बोल दिया कि ये है इसका सघन माध्यम, ये इसका सघन माध्यम है, अब कौन सी सरफेस है ये, उत्तल। और अगर धोखे से भी मैंने इधर बना दिया होता तो कौन सा बन जाता, अवतल। तो फिलहाल के लिए क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है। समझ में आ गया। तो ये कुछ गोलीय पृष्ठों के ना कुछ फीचर्स हैं जो भले एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे फिर। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम आगे करते ये हैं कि इनमें से कोई एक पृष्ठ लेते हैं और उस पृष्ठ पर अपवर्तन करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज बनेगी और देखेंगे कि उस वक्त क्या फॉर्मूला हमको मिलेगा और कैसी इमेज बनेगी, कहां पर इमेज बनेगी, ये सारी चीजें। ठीक है, आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने बोला एक सरफेस लेंगे हम और उस सरफेस से प्रकाश का अपवर्तन करा के देखेंगे कि क्या होगा। तो आपकी जो पहली आर्टिकल होगी वो हम कौन सी सरफेस लेंगे, उत्तल। तो हेडिंग डाल दीजिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। लिखिए, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस लेंगे। देखिए गौर से, ये मैंने यहां पर एक कॉन्वेक्स सरफेस ले ली और इधर की तरफ पूरा ये ऐसा ग्लास भरा हुआ है इस पे। ठीक है, इसका कॉन्वेक्स सरफेस जो होगी, इसका जो मिड पॉइंट होगा, जैसे सामने से देखने पर ये प्लेट जैसी दिखेगी गोल आपको, इसका जो ये यहां पर इसका मिड पॉइंट होगा सरफेस का, उसको हम बोला करेंगे पोल। क्या बोलेंगे उसको, पोल, हिंदी में ध्रुव। ठीक है, याद भी होगा आपको। और इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं पॉइंट P, बिकॉज दिस इज नोन एज पोल, तो हम इसको P से लिख लेते हैं। इस सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। अगर ये ऐसी सरफेस है तो इसको ऐसा बनाओगे तो यहां कहीं इसका सेंटर आ जाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आपको समझ आ रहा है ये चीज। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली हमने एक लाइन बना दी, एक लंबी सी लाइन बना दी हमने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली। ये देखिए, ठीक है। हम चाहें तो और भी ये लाइनें बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं। इन सारी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, आंसर है इन सारी लाइनों को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं।
लेकिन अगर आगे तक बढ़ी हुई बना देंगे, अगर सेंटर से सरफेस तक बनाया तो तब तो वक्रता त्रिज्या। लेकिन जैसे इसको बढ़ा के आगे बना दिया है, ऐसे अगर बना दी सारी लाइंस तो उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अच्छा देखो, मैं पूछ क्या रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। अगर यहां से मैंने ऐसे बना दिया, क्या है ये? वक्रता त्रिज्या। लेकिन अगर हमने इसको और आगे तक बढ़ा दिया, क्या है ये? अभिलंब भी है, और हम इन लाइनों को अक्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष। तो गोलीय पृष्ठ में कितनी अक्षें होती हैं? आंसर है असंख्य। लेकिन वो वाली अक्ष जो इसके मध्य बिंदु से जाएगी, उसका नाम हम क्या रख देते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोल देते हैं। ये समझ आ गया सबको? तो ये लाइन जो हमने बना दी है, ये लाइन का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है। अब एक चीज और, इसके इधर की तरफ एयर है और इसके इधर की तरफ ग्लास है, या जिस भी मटेरियल का ये बना हुआ है। मान लिया कि यहां पर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और यहां पर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्लिंट ग्लास है, क्राउन ग्लास है, जो भी है उसका अपवर्तनांक यहां पर हमने μ2 मान लिया, और यहां पर जो मीडियम है एयर है, निर्वात है, उसका अपवर्तनांक हमने μ1 मान लिया। अब इसके सामने हम यहां पर एक वस्तु रखेंगे, ये हमने वस्तु रख दी, ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी इमेज बना के देखना चाहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहां हम रखेंगे तो इसकी इमेज कहां बनेगी। इमेज बनाने के लिए सबसे पहले दो किरणें हमको चाहिए। इमेज बनाने के लिए हमने आपको हमेशा बताया है कि हमको कम से कम जब किरणें चाहिए तो कितनी चाहिए? दो। हम दो किरणें कौन कौन सी लेंगे? बड़ा आसान है। एक रे तो हम वो ले लेंगे जो मुख्य अक्ष के साथ साथ चलेगी, एक ये वाली रे ले लेंगे हम जो कि मुख्य अक्ष के साथ जाएगी, यहां तक आई। इसके बाद ये वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, क्या होगा इसका? आंसर है अपवर्तन होगा इसका। अपवर्तन होगा तो ये किस तरफ मुड़ जाएगी? सीधी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सी और पी वाली लाइन में आ रही है, और सी से सरफेस को कहीं पर भी मिलाइए, वो क्या चीज होती है? अभिलंब, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की दिशा में जा रही है। अगर नॉर्मल की दिशा में जा रही है तो फिर सीधी निकल जाएगी। अभिलंबवत अगर आपतित होगी तो सीधी निकल जाएगी। तो एक लाइट रे तो हमने वस्तु से चलने वाली ली, और वो कौन सी? जो मुख्य अक्ष के साथ साथ चली गई। दूसरी एक किरण हमको चाहिए, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज हमको चाहिए। एक दूसरी रे बना लीजिए यहां पर, एक दूसरी रे हमने यहां पर बना ली। देखिए, ये दूसरी किरण डाल दिया। ये इसके जाने का एक्चुअल पाथ है। यहां से ये ऐसे गई, यहां पर टकराई। इस पॉइंट को आप चाहें तो ए मान सकते हैं, ए और तो कहीं कुछ माना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर टकराएगी तो क्या ये भी सीधी निकल जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये अभिलंबवत नहीं जा रही है, इसलिए इसको मुड़ना पड़ेगा। अब मुड़ेगी तो विरल से सघन में जा रही, किधर की तरफ मुड़ेगी? अभिलंब की ओर, कि अभिलंब से दूर? अभिलंब की ओर। तो अभिलंब कहां है? पहले तो अभिलंब बनाइए। हमें ये एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, इसके इस पॉइंट पर मुझे अभिलंब चाहिए। कैसे बनेगा? अभी बताया हमने तरीका। किसी भी गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर अभिलंब चाहिए, क्या तरीका है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं। देखो, ये लाइन काहे का काम करेगी? अभिलंब का काम करेगी। ठीक है। ये क्या है बता सकते हैं? इसका नाम क्या है? वस्तु से ये प्रकाश किरण गई है, इसका नाम बताइए। आपतित किरण।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई से। इतना समझ आया? अब इसको करना क्या है? अभिलंब से दूर हटना है कि अभिलंब की ओर झुकना है? अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकना है। तो ऐसे ये जा रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसको थोड़ा नीचे की तरफ झुकाएं या ऊपर की तरफ झुकाएं? नीचे की तरफ झुकाना चाहिए। वेरी गुड। तो हम इसको थोड़ा नीचे की तरफ झुका देते हैं, ऐसे देखिए। तो ये जो लाइट रे जा रही थी, इसका एक्चुअल पाथ ये वाला था, बी डैश की तरफ, लेकिन वो उधर नहीं जाके ए बी की तरफ जा रही है, क्योंकि अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो गई है? झुक गई है। ठीक है। अच्छा, क्या अब दो किरणें बना ली आपने? आंसर इज यस, हमने बना लिया दो किरणें। तो अब बताइए इमेज कहाँ है? आपको इमेज के लिए दो ही किरणें चाहिए थी ना, और अब दो तो आपने बना लिया, तो इमेज कहाँ है इसकी? प्रतिबिंब कहाँ है इसका? आंसर है जो दो किरणें वस्तु से चली, अपवर्तन हुआ, सब कुछ होने के बाद जब वो दोनों किरणें बाहर निकल के अब जा रही हैं, उनके सामने आप जाइए और अपनी आंख को लगा दीजिए, अपनी आंखें सेट कर दीजिए उसके सामने। कहाँ है? एक किरण ये है, एक लाइट रे ये है, इसके सामने हम गए और ये देखिए हमने अपनी आंख सेट कर दी। ठीक है। अब प्रतिबिंब बनाने का तरीका क्या है? जो दो किरणें आपकी आंख पर एंटर कर रही हैं, उनके साथ साथ पीछे की ओर चलिए, मतलब किरणों को बैक ट्रैक करिए। और याद रहे कि हमारे देखने के सिस्टम को किरणें मोड़ना नहीं आता। हमारे जो देखने का सिस्टम है उसे किरणों को क्या करना नहीं आता? उसे किरणों को मोड़ना नहीं आता है। तो साथ साथ चलिए, पर कहीं मोड़िएगा नहीं किरणों को। चलिए, एक ये किरण आप पे जा रही है, इसके साथ साथ जाओगे तो ऐसा चले ही जाओगे आप पीछे तक। ठीक है। इसके साथ साथ चलिए, देखो इसके साथ साथ चलना है आपको, बैक ट्रैक करते हुए। तो हम इसके साथ साथ ऐसा बैक ट्रैक करते हुए चले गए, चले गए, चले गए, यहां तक आ गए। और ये वाली लाइट रे को भी हम बैक ट्रैक कर रहे थे, इस वाली को। इसके साथ साथ भी तो पीछे चलना था, इसको भी बैक ट्रैक किया, और हमने देखा कि ये दोनों किरणें ना एक दूसरे को, ये एक पॉइंट मिला यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं। देखो, जब ये इधर की तरफ जा रही थी तो लगातार इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा था? फैल रही थी ऐसे किरणें। तो उधर कहीं पर इमेज तो बन नहीं सकती, उधर कहीं इमेज नहीं बन सकती। तो फिर हमको क्या करना पड़ा? रेस को पीछे लाना पड़ा, उनके साथ साथ पीछे हम आए। अब देखो, एक्चुअली ये किरण ये वाली थी, ये वाली, लेकिन हमारे देखने के सिस्टम जो है ना, वो उसको मोड़ना ही आता है, तो वो सीधा ही निकल गया आगे की तरफ, मोड़ा ही नहीं उसने। और एक ये वाली रे को पीछे पीछे चले आए, जहां पर ये दोनों किरणें हमें काटती हुई, अच्छा काटेंगी कि काटती हुई प्रतीत होंगी, ये आपको प्रतीत होंगी, क्योंकि रे तो उधर चली गई, रे तो उधर चली गई, पीछे कुछ है नहीं, पर हमने देखा कि यहां पर हमें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये रे इज नॉट अ एक्चुअल रे, ये कोई ओरिजिनल रे नहीं है। ये यहां पर रेस कैसी है? यहां पर ये दो की दोनों रेस वर्चुअल रेस है, आभासी किरणें हैं। तो यहां पर इमेज बनता हुआ या बना हुआ हमको प्रतीत होगा, रियली इमेज यहां पर नहीं है। तो इमेज कैसा बना हुआ है? आभासी या वास्तविक? आंसर है इमेज बना आभासी, वर्चुअल इमेज कहते हैं इसको। वर्चुअल इमेज बन रही है। क्या इमेज का बनना अब आपको समझ आ गया? नहीं समझ में आया? अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। क्या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये किरण ये वाली थी, आपने अभिलंब की ओर मोड़ा, अच्छी बात है, पर इतना ही मोड़ा?
अरे ये भी तो हो सकता था कि इतने के बजाय ये इतना मुड़ जाती, अभिलंब की ओर ही तो मुड़ना था, इसको अभिलंब की ओर ही मुड़ना था, आपने बस इतना सा मोड़ा है। हो सकता है अभिलंब की ओर ये इतना मुड़ जाती, फिर ये लाइट रे यहां से ऐसे जाती और फिर ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहां पर काट देती और वस्तु का इमेज कैसा बन जाता, वास्तविक। तो फिर आपने ये क्यों नहीं किया? आंसर है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम वो भी करने वाले हैं। अभी किरण जो होगी वो थोड़ा भी मुड़ सकती है और ज्यादा भी मुड़ सकती है। अभी हमने कौन सा केस लिया है कि किरण थोड़ा सा मुड़ी हुई है, ज्यादा मुड़ने का केस हम बाद में ले लेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अगर आपके माइंड में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको भी करेंगे, लेकिन एक ही एक तो कर पाएंगे ना, एक साथ तो सारे नहीं कर सकते, एक ही एक करेंगे, हम उतना भी मोड़ के आपको दिखाएंगे। सॉरी, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द पोल, दिस पॉइंट इज ए। वेयर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? अपवर्तन कोण कहां पर है? आंसर है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला जो कोण बनेगा ये क्या है? अपवर्तन कोण। और यहां पर आई जो है ये क्या चीज है? आपतन कोण। ठीक है, यहां से हमने एक लंब इस पर डाल दिया, यहां पर वो परपेंडिकुलर आकर के गिरा। उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? कुछ भी मान लो, एन, एम, एल, जो आपकी मर्जी आप मान लो। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? एन मान लिया। ठीक है, अब और आगे डिस्टेंसेस आप जानते होंगे। ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की जो दूरी होगी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? याद है आपको? यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, पोल से लेकर के इमेज तक का डिस्टेंस, बउआ इसको क्या बोलोगे बताओ? वी इसको कहा जाता है इमेज डिस्टेंस। अरे वस्तु की दूरी है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी है तो इमेज डिस्टेंस। और यहां से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। भूल गए? अभी भी बताया हमने आपको कि केंद्र से सरफेस तक की जो डिस्टेंस हुआ करेगी उसको हम त्रिज्या बोलेंगे और इसका नाम हमने रखा वक्रता त्रिज्या। तो इसको आर से लिखेंगे। देखो यहां पर जब हम डिस्टेंस लेंगे ना, दो तरह की डिस्टेंस लिया करेंगे। हम चाहें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको बता सकते हैं पीओ, वस्तु की दूरी को हम आपको क्या बता सकते हैं? पीओ। प्रतिबिंब की दूरी को हम बता सकते हैं पी आई, वक्रता त्रिज्या को हम आपको बता सकते हैं पी सी, ये भी तो दूरियां बता सकते हैं। तो हम चाहें तो ओपी, आईपी और सीपी, इनके पदों में भी डिस्टेंस आपको बता सकते हैं। और हम चाहें तो यू, वी और आर के पदों में भी दूरियां बता सकते हैं। फिर इन दूरियों में फर्क क्या है? इसमें से जो यू, वी और आर वाली दूरियां हैं इनको कहते हैं ऑप्टिकल डिस्टेंसेस, प्रकाशिक दूरियां। और जो पीओ, पी आई और पी सी होगा इसको हम बोला करेंगे ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस। ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय दूरियां कहा जाता है। याद रहेगा आपको? बताओ, पीओ, पी सी और पी आई ये किस प्रकार की दूरियां हैं? ज्यामितीय दूरियां हैं। वेरी गुड। और यू, वी और आर किस प्रकार की दूरियां हैं? प्रकाशिक दूरियां हैं। ऑप्टिकल डिस्टेंसेस, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस। आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आप जब भी करेंगे एक बार में एक ही प्रकार के डिस्टेंस का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पर थोड़ी जगहों पर पीओ, पी आई यूज किया है और कहीं कहीं पर आर का यूज कर रहे हो आप। एक लाइन में एक प्रकार की डिस्टेंसेस का यूज होगा। अगर आप ज्यामितीय दूरियां यूज करें तो हर जगह फिर कौन सी दूरी लिखोगे? ज्यामितीय। और अगर आप ऑप्टिकल डिस्टेंसेस यूज कर रहे हो तो हर जगह। ठीक है, और कुछ रहा जा रहा है अभी मानने से। देखो ये जो आपतित किरण, वस्तु वाली, प्रतिबिंब वाली और ये वक्रता केंद्र वाली, ये सब की सब किरणें
प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रही हैं। इन एंगल्स को हम मान लेते हैं अल्फा। वस्तु से जो जाएगी किरण उसका नाम क्या मान लेंगे, इसकी वैल्यू अल्फा। इमेज वाला जो एंगल बनेगा उसको बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो बनेगा उसको। और याद रखिए इसके कई केस बनेंगे। आप जानते हैं उत्तल और अवतल, अगर टोटल मैं आपको मिला के बताऊं तो कम से कम 6 केसेस बन पाते हैं, 6 स्थितियां बनती हैं। और 6 की 6 स्थितियों में कैसे 6 बनेंगी, एक तो ये आपके सामने है। अगर हम इसको ज्यादा मोड़ देते तो ये दोनों यहां काट देती और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जाता, वास्तविक। उसके बाद हम एक काम ये करेंगे, वस्तु को यहां ना रखकर इसके अंदर रख देंगे और फिर देखेंगे उसकी इमेज कहां पर बन रही है। कुछ बात समझ आ रही है हमारी आपको? तो 3 इसकी हो गई और 3 ही किसकी बनेगी, अवतल गोलीय पृष्ठ की भी। तो इस तरीके से टोटल कितनी बनेगी, 6। लेकिन उन 6 की 6 स्थितियों में कुछ चीजें ऐसी है जो बड़ा अच्छा है और बड़ा इजी है। कैसे? एक बात तो यह है कि अल्फा बीटा गामा कभी बदलेंगे नहीं। वस्तु की जगह पर अल्फा, प्रतिबिंब वाली जगह पर बीटा और वक्रता केंद्र वाली जगह पर हमेशा बनाइए आप, चाहे जो परिस्थिति हो। दूसरा एक सबसे अच्छा बात यह है इन सारे डेरिवेशंस की कि इसमें जो कैलकुलेशन की स्टेप्स हैं, जितने भी कैलकुलेशन के स्टेप आप करेंगे वो सब के सेम है। तो आपको अगर केवल तैयार करना है तो डायग्राम तैयार करने, कैलकुलेशन की स्टेप्स सबकी करीब करीब कैसे है, सेम ही है। ये एक बड़ी अच्छाई है इसमें। तो अगर आप पूरे 6 डायग्राम तैयार कर लेते हैं तो कैलकुलेशन एक ही जैसा सबका होगा, उससे आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। कुछ बात हमारी समझ रहे हैं आप? ये जो नॉर्मल मैंने बनाया है इसको क्या मान लिया हमने, h, कुछ भी मान लो, h मान लिया हमने, क्योंकि वो अभिलंब की ऊंचाई है उसको हमने h मान लिया है। अब इतनी सारी चीजें सबको समझ में आ गई हैं? ओके, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हाँ, पहले तो एक काम करते हैं, ये जो रे डायग्राम है ना, किरण आरेख, इसकी हम स्पेशलिटी लिख देते हैं जरा कि इस रे डायग्राम की विशेषता क्या है। आखिरकार इसकी बहुआ विशेषता ये है कि इसमें जो वस्तु है वो कहां रखी है, विरल माध्यम में है कि सघन माध्यम में है? वस्तु देख के बताइए कहां पर है, विरल माध्यम में है, रेयरर मीडियम में है। इमेज कहां पर बन रही है इसकी, विरल में कि सघन में? इमेज भी विरल में बन रही है, रेयरर मीडियम में बन रही है। सरफेस कैसी है ये, उत्तल की अवतल? उत्तल। तो सरफेस कैसी है, उत्तल, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कौन से मीडियम में है? ऑब्जेक्ट भी विरल में है, रेयरर मीडियम में, और इमेज भी रेयरर मीडियम में है। पर इमेज आभासी है कि वास्तविक है? आंसर है इमेज आभासी है, वर्चुअल इमेज है। ये इस रे डायग्राम की विशेषता है। फिर से एक बार बताइए, वस्तु कहां पर है, विरल माध्यम में। प्रतिबिंब कहां बना, विरल माध्यम में। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना। और सरफेस कौन सी ली है आपने, उत्तल। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस रे डायग्राम। ओके, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए वी विल हैव टू टेक सम कन्वीनियंस। हमको कुछ कन्वीनियंस लेने पड़ेंगे, कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे, कुछ चीजें मानना पड़ेगा। माना ऐसा है, माना वैसा है, माना ये, माना वो। बिना माना के हमारा ये डेरिवेशन पूरा नहीं हो सकता। समझ रहे? इसलिए वी विल हैव टू डू सर्टेन एजम्पशंस, बिकॉज विदाउट दैट एजम्पशंस वी कांट प्रोसीड दिस डेरिवेशन। हम इस डेरिवेशन को प्रोसीड ही नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो वो क्या एजम्पशंस है, मैं पहले ही उनका जिक्र कर देता हूं और इसके बाद डेरिवेशन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो माना आई और आर दोनों ही कैसे, ये जितने एंगल यहां बन रहे, आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब कैसे कोण है, बहुत छोटे छोटे कोण हैं।
पहले तो ये मानना पड़ेगा, माना आई आर अल्फा बीटा गामा अत्यंत छोटे कोण हैं। बताओ समझ आया? ये सब कैसे एंगल मान लिए? बहुत ही स्मॉल एंगल्स मान लिए। छोटे कोण होने से क्या फायदा है? छोटे कोण होने का फायदा यह है कि उस समय हम साइन आई को क्या लिख सकेंगे? आई लिख सकेंगे, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? tan आई भी लिख सकते हैं। अगर एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं तो साइन की वैल्यू और tan की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज आपस में कैसी हो जाती है? सेम हो जाती है। दूसरा कन्वीनियंस ये ले लेते हैं कि ये जो सरफेस हमने बनाई है इसकी वक्रता बहुत कम है। ये कम वक्रता है कि ज्यादा वक्रता है? ज्यादा वक्रता है। बहुत मुड़ा हुआ है यार, ये ज्यादा वक्रता है। ठीक है, ये वक्रता थोड़ी सी कम है, ये वक्रता और कम है, तो हम क्या मान लेते हैं कि इसकी वक्रता बहुत कम है। माना पृष्ठ की वक्रता अत्यंत कम है। अब देखो बेटा, आप थोड़ा इधर ध्यान से देखो। अगर ये पृष्ठ की वक्रता ऐसी होती, फिर अगर हम यहां से लंब डालते तो ध्रुव से इतनी दूर पड़ता आके इतनी डिस्टेंस पर। अगर वक्रता हम इसकी कम करके ऐसा कर लें, अब जब यहां से लंब डालेंगे तो पहले की तुलना में जो लंब का पॉइंट होगा ये ध्रुव से कैसा आ जाएगा? पास में आ जाएगा। वक्रता हमने और कम कर दिया ऐसे। अब जब लंब डालेंगे तो और नजदीक आ जाएगा। कहने का मतलब यूं कि जैसे जैसे वक्रता कम होते जाएगी, यहां से इस पर डाला गया लंब मुख्य अक्ष पर ये कहां आता चला जाएगा? P के नजदीक। हमने क्या मान लिया? वक्रता अत्यंत कम है। अगर वक्रता अत्यंत कम है तो पॉइंट N जो होगा वो P के अत्यंत समीप होगा। इसलिए बिंदु N बिंदु P के अत्यंत समीप होगा। अगर बिंदु N बिंदु P के अत्यंत समीप है तो हम चाहे तो N के स्थान पर क्या ले सकते हैं? P ले सकते हैं। इसलिए N के स्थान पर बिंदु P का प्रयोग किया जा सकता है। बिंदु P का प्रयोग किया जा सकता है। ये थोड़ा सा कन्वीनियंस है जो मुझे चाहिए, इसके बगैर हम डेरिवेशन नहीं कर सकते इसका। ठीक है, अब शुरुआत करिए। सबसे पहले देखो, आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण कितना है? R। किरण कहां से जा रही है? वायु से। कांच में जा रही है तो मोड़ने का काम किसका है? अपवर्तनांक किसका होगा? कांच का। किसके सापेक्ष? स्नेल का नियम लगा दीजिए। किसका नियम लगाएंगे? स्नेल के नियम से। क्या होता है स्नेल का नियम? बताइए। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1। याद है सभी को? किसको किसको याद है? हाथ ऊपर करिए जल्दी से। बस ऐसा याद है आपको? मैं लिखूंगा फिर आपको याद आ जाएगा। देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1। बेटा ये समझ आया कि नहीं आया आपको? और म्यू टू 1 को क्या लिख सकते हैं? कोई बता सकता है? म्यू टू 1 को लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू 1। याद करिए थोड़ा सा, इसके बारे में एक चीज आपको बताई गई थी कि अगर म्यू जी एल आया है किसी लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था म्यू जी ए, या यहां पर डब्ल्यू था, तो म्यू जी डब्ल्यू अपॉन म्यू जी
नहीं सॉरी, म्यू जी एयर अपॉन म्यू डब्ल्यू ए, जो आगे है वो ऊपर रहेगा और जो पीछे है वो नीचे चला जाएगा। याद आया आपको? तो वही तो हमने कहा, जो आगे है वो ऊपर है और जो पीछे है वो नीचे आ गया। आप सोचोगे उसके साथ कुछ नहीं लगाया, तो हमने मान लिया कि हम निर्वात के सापेक्ष निकाल रहे हैं इनको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन। कन्वीनियंस जो लिया उसमें साइन आई को क्या लिख सकते हैं, आई, तो इस साइन आई को हम क्या ले सकते हैं, आई। साइन आर को इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो आई इंटू म्यू वन इज इक्वल टू आर इंटू म्यू टू। अब एक चीज देखो इसकी कितनी अच्छी सी है बेटा, आई कहां पर है, विरल में कि सघन में? आई एंगल कहां पर है, विरल में। और म्यू वन किसका अपवर्तनांक है, विरल माध्यम का। आर कहां पर बना हुआ है, सघन माध्यम में। और म्यू टू किसका अपवर्तनांक है? आपको नहीं लगता कि जिस माध्यम में कोण आई बना है, आई ले लो और उसी माध्यम के अपवर्तनांक का गुणा करा दो, फिर जिस माध्यम में आर बना है और अपवर्तनांक उसी का ले लो, दोनों का गुणा करा दो, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। एक्चुअली ये स्नेल्स लॉ है। प्रकाश किरण में तरीका क्या है, तरीका ये है कि जिस माध्यम में जो एंगल बना हुआ है, प्रकाश किरण ने अभिलंब के साथ जो भी एंगल बनाया हुआ है उस एंगल को ले लीजिए और उसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये वैल्यू कभी बदलेगी नहीं। आप जानते हैं दो माध्यम है, ये प्रकाश किरण आगे जाके तीसरे माध्यम में चली जाए, वहां पर उसने कुछ एंगल बना लिया आई आर, उसने तीसरे माध्यम में जाके एंगल बना लिया एस, और तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक है म्यू थ्री। फिर क्या होगा, यही चीज एस इंटू म्यू थ्री कर लो, ये भी उसी के बराबर आएगा। तो प्रकाश किरण एक नहीं, अगर 50 माध्यमों से ऐसा पार होके चली जाएगी ना, तो हर माध्यम का क्या लेते जाइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हर माध्यम में उसके द्वारा अभिलंब के साथ बनने वाला एंगल लेते जाइए, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते जाइए, ये चीज कभी नहीं बदलेगी। ये सबका कैसा आएगा, सेम, सबका एंगल बदल जाएगा, सबका म्यू बदल जाएगा, बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगल एंड म्यू दिस विल रिमेन सेम, ये कभी नहीं बदलेगा, ये एक जैसा ही रहेगा। समझ आया कुछ आपको? ये हमने बना लिया और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान के रोक लीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल लेते हैं त्रिभुज AOC में, कहां है AOC, दिख रहा है सबको, AO, और इधर की तरफ चले जाइए तो ये क्या दिखेगा आपको, C, ये AOC। आप देख रहे हैं बेटा, AOC में ये लाइन बढ़ाई गई है आगे की तरफ, और ये एंगल कितना बन रहा है, I। आपको नहीं लगता AOC का I जो है वो बाह्य कोण है बाह्य कोण, और बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो I का मान किसके किसके जोड़ के बराबर आएगा, अल्फा और गामा के जोड़, यही तो अंतः सम्मुख कोण है। तो I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा के बराबर आएगी। AOC में I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, इसको लिख लिया हमने। एक और ट्रायंगल हम आपको दिखाना चाहते हैं, त्रिभुज AIC। देखो सभी लोग ध्यान से, AIC, A, I और ये C, ये वाला ट्रायंगल आपको देखना है बेटा, ये A, I और यहां से ये C। दिख गया सबको? इसमें से ये वाली लाइन को आगे बढ़ाया गया है, देखिए, और ये एंगल R है। तो जो त्रिभुज AIC है ना, उसका बाह्य कोण कौन है, R। अगर इसका बाह्य कोण R है तो ये वाले बाह्य कोण का मान भी तो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर आएगा। तो किसके किसके जोड़ के बराबर आएगा R, बताइए, बीटा, और ये वाला एंगल कितना है, गामा। इट मींस R विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा। त्रिभुज AIC का बाह्य कोण R है, त्रिभुज AOC का बाह्य कोण
आई है और बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर है। इस आधार पर आई और आर के मान हमने निकाल लिए। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे। समीकरण 1 से, ठीक है, आई की जगह पर क्या लिखेंगे बउआ बताओ? अल्फा प्लस गामा इंटू म्यू 1 इज इक्वल टू आर की जगह पर बीटा प्लस गामा इंटू म्यू 2 मल्टीप्लाई करिए अल्फा इंटू म्यू 1 प्लस गामा इंटू म्यू 1 इज इक्वल टू बीटा इंटू म्यू 2 प्लस गामा इंटू म्यू 2। आप एक काम करिए, गामा वाले टर्म एक तरफ कर लो, इसको इधर लेते आइए। अल्फा इंटू म्यू 1 माइनस बीटा इंटू म्यू 2 बराबर के उस तरफ, ये पहले से ही है, ये इधर से उधर चला जाएगा तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा। गामा इंटू म्यू 2 माइनस गामा इंटू म्यू 1, ठीक है। अल्फा म्यू 1 माइनस बीटा म्यू 2 इज इक्वल टू, हम चाहे तो गामा कॉमन कर सकते हैं बेटा इस पे, तो ये क्या आ जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1, ठीक है। अब डिस्टेंसेस को रखना है। अल्फा, अभी आपने देखा अल्फा बीटा गामा सब छोटे कोण हैं, तो किसी की भी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई को आई लिख सकते हैं, आई को साइन आई लिख सकते हैं, और आई को हम टेन आई लिख सकते हैं, टेन आई को आई लिख सकते हैं। ऐसे अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम? अल्फा को हम लिख सकते हैं टेन अल्फा। हम साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, पर जरूरत हमें टेन की है इसलिए टेन लिखेंगे। तो हमने ये म्यू 1 लिख दिया और अल्फा की जगह पर क्या कर लिया? टेन अल्फा माइनस म्यू 2 लिख देंगे और बीटा की जगह पर टेन बीटा, म्यू 2 माइनस म्यू 1 और गामा की जगह पर टेन गामा। पहले ये बताओ ये वाली लाइन के बाद ये लाइन समझ में आई आपको कि नहीं आई? भाई अगर बेटा हम आई की जगह टेन आई लिख सकते तो अल्फा की जगह टेन अल्फा नहीं लिख सकते, बीटा की जगह टेन बीटा, गामा की जगह टेन गामा। आप सोचोगे साइन क्यों नहीं? तो साइन की हमें जरूरत नहीं है, और साइन अगर लेंगे तो हमें लंब बटे कर्ण लेना पड़ेगा किसी त्रिभुज में, और कर्ण की डिस्टेंस हमको पता नहीं है। आप देखो अगर इसी कोण का देख लो, आप टेन अल्फा लोगे साइन अल्फा लोगे तो लंब बटे क्या लेना पड़ेगा? कर्ण। अब लंब तो एच मालूम है पर कर्ण के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। आपतित कर्ण डिस्टेंस तो नहीं मालूम है हमको, और टेन लेंगे तो क्या होगा? लंब बटे आधार। एच भी मालूम है और ये डिस्टेंस भी हमको मालूम है, इसलिए हम टेन ले लेंगे। तो म्यू 1 की जगह म्यू 1 टेन अल्फा के बारे में बोलिए। त्रिभुज देखिए कहीं टेन अल्फा के लिए कोई ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, दिखाई दिया भैया आपको? टेन अल्फा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, ए एन अपॉन ओ एन, ए एन अपॉन ओ एन या एन ओ आप लिख सकते हो। म्यू 2 टेन बीटा के बारे में बताइए। बीटा कहाँ? ये है। टेन बीटा चाहिए तो एक समकोण त्रिभुज ये देखना पड़ेगा, ये वाला आपको, ये पूरा ये वाला ट्रायंगल। तो टेन बीटा के लिए लंब कौन होगा? ए एन, और आधार कौन होगा? एन आई, ए एन अपॉन एन आई इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1। टेन गामा के बारे में बताइए, देखिए जल्दी से फिगर। ये गामा है, टेन गामा के लिए ये लंब और ये आधार, तो ए एन अपॉन एन सी, ए एन अपॉन एन सी। और अभी आपने किया था कि एन के स्थान पर आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? पी। तो जहां जहां एन है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? हम पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यू 1 इंटू ए एन अपॉन पी ओ, इसको लिख सकते हैं ए एन अपॉन पी आई, इसको लिख सकते हैं म्यू 2 माइनस म्यू 1 और ए एन अपॉन पी सी। आप सोचोगे इन एन की जगह नहीं लिखा, तो हमने क्या लिखा है? प्रयोग किया जा सकता है, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहीं तो प्रयोग करोगे आप। ए एन का मान तो वैसे भी एच हमको पता है, तो हम उसकी जगह एच ही लिख देंगे, ठीक है।
ओके, अब वैल्यूज अप्लाई करिए। μ1 इंटू an का मान बताइए मुझे, h, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव। PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के बराबर है। माइनस में लेना है कि प्लस में लेना है? माइनस में, क्योंकि ये सरफेस के लेफ्ट साइड पे है। सरफेस के राइट साइड की डिस्टेंस इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस इज नेगेटिव, तो इसको माइनस में लेना है u। माइनस μ2, an की जगह पर क्या लिखेंगे? h। pi ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v, एंड इट इज मेजर्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसको क्या लिख देंगे? माइनस v लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, an इज अगेन h, pc ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी r है, एंड दिस इज मेजर्ड इन राइट हैंड साइड ऑफ द सरफेस, तो हम इसको कैसा लेंगे? पॉजिटिव, प्लस r। निशान का बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, एक काम पहले करो, सब में h है तो h से तो सबको डिवाइड ही कर दो पहले, सबका h हट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस μ1 अपॉन u, माइनस μ1 अपॉन u बचा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, h कैंसिल हो गया, μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। आप चाहे तो इस टर्म को, ओ आई एम सॉरी, ये माइनस माइनस कैसा हो गया? प्लस। आप चाहे तो ये पॉजिटिव टर्म है ना, इसको आप पहले लिख सकते हो, ये जो टर्म पॉजिटिव है इसे आप पहले लिख सकते हो। पहले लिखोगे क्या आ जाएगा? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये जाकर के गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र बना। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। एक चीज देखिए आप, कितना अच्छा है। u क्या चीज है? वस्तु की दूरी, और μ1 क्या चीज है? विरल माध्यम का अपवर्तनांक। आपने एक चीज गौर की कि वस्तु कहां रखी है? विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम में वस्तु है और उसी के ऊपर विरल माध्यम का ही अपवर्तनांक आ रहा है। अब हमको एक बात समझ में आई कि वस्तु की दूरी के ऊपर हमेशा उस माध्यम का अपवर्तनांक आएगा जिस माध्यम में वस्तु रखी हुआ करेगी। हम इस फॉर्मूले का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? थोड़ा ध्यान से देखो। सभी पदों में μ1 से भाग दे देंगे। सुना आपने हमारी बात? नहीं सुना? क्या बोला मैंने, बताओ। अच्छा, सभी पदों में μ1 से, इसमें जब μ1 का भाग दोगे तो ये μ2 अपॉन μ1 अपॉन v। μ1 से जब इस पे भाग दोगे तो यहां क्या बचेगा? 1। μ1 से यहां डिवाइड करोगे तो μ2 अपॉन μ1, और μ1 से यहां डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन r। सॉरी, μ2 अपॉन μ1 क्या चीज है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम इसको केवल म्यू ही लिख लें, इतना झंझट मत करें। आप ध्यान रखिएगा केवल कि यह है क्या चीज? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या यूं कह ले विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, या ये कह लो कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो μ2 अपॉन μ1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। पर याद रहे कि म्यू क्या चीज है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है म्यू। समझ आ रही बात आपको? इस तरह से ये हमने इसका डेरिवेशन करके पता लगा लिया। अब हम चाहे तो इसकी कंडीशन बदल सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने बोला था इसको थोड़ा झुकाया है, हम चाहे तो इसे थोड़ा सा ज्यादा झुका सकते हैं। कुछ बात समझ आ रही है आपको हमारी? हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो वाला डेरिवेशन भी हम करेंगे, लेकिन अब उसको करेंगे अगली क्लास पे।
तो ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करिए और जहां भी आपको समझ में ना आए आप प्लीज मुझे जरूर बताया करें। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको देख करके कि इतनी जल्दी सुबह, जबकि कुछ लोग अपने घरों में जगते भी नहीं होंगे, उतनी जल्दी सुबह आप अपने घरों से इतनी दूर दूर से यहां पर आ जाते हैं, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। आप मेहनत की कद्र करते हो और मैं हमेशा मेहनत पर आपको करने की जोर देता रहता हूं ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए और बाकी की बातें हम लोग करेंगे अब अगली क्लास पे, ठीक है। एक लाइन आपके लिए बोल दूं अगर आपकी इजाजत हो, बोल दे, नहीं अगर आप ना चाहें तो नहीं, फिर बोल दे कि कामयाबी चूमेगी मेरे कदम, मेरी मां रोज सुबह यही कहती है। कामयाबी चूमेगी मेरी कदम, मेरी मां रोज सुबह यही कहती है। और कैसे थक कर बैठ जाऊं यारों मैं इन रास्तों पर, मेरी मां मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी है। इसलिए मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जितने सुबह लोग जगते नहीं है उतने सुबह आप यहां आ जाते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।